हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कंप्लीट, जिसके अंदर 2021 के अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था। इस एक्ट को क्या किया गया, रिपील कर दिया गया। रिपील करने के बाद आया 2015 का एक्ट। 2012 के अंदर निर्भया रेप कांड हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। उस रेप कांड की वजह से जो अक्यूज था वो 18 साल से कम का था। और जो ये 2000 का जो एक्ट था, उसमें इतनी प्रोविजंस नहीं थे कि क्या जो 18 साल का से कम बच्चा है जो हीनियस ऑफेंस करता है तो उसे एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा या कैसे उसे उसके साथ प्रोविज़न क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो 2015 का एक्ट लाया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें प्रोविज़न डाले गए जो 2000 के एक्ट में नहीं थे। फिर उसके बाद नीड ऑफ सोसाइटी को देखते हुए 2021 के अंदर भी क्या किए गए, मेजर अमेंडमेंट्स किए गए, जो इस वीडियो के अंदर हम क्या कंप्लीट करेंगे। ये जो एक्ट है, ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 2016 का, और इसकी इनैक्टमेंट डेट है 31 दिसंबर 2015। और इस एक्ट की 2015 की एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट है 15 जनवरी 2016। इस एक्ट का प्रेम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, अमेंड कर रहा है जो लॉ रिलेटेड टू किससे है, चाइल्ड, जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है और नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के हैं। अब यहाँ जो बेसिक नीड की बात की जाए तो उसमें आ गया प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनके सोशल इंटीग्रेशन के बारे, री इंटीग्रेशन के बारे में, उनके अडॉप्शन के रिगार्डिंग, चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच के रिगार्डिंग और डिस्पोजल के रिगार्डिंग, कि हम मैटर कैसे डिस्पोज करेंगे, किसके रिगार्ड में कहेंगे, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, कि हम सबसे पहले बच्चे का हित को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, मैटर को डिस्पोजल करेंगे। फॉर देयर रिहैबिटेशन, उनके रिहैबिटेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई बॉडी है, कोई इस्टेब्लिश की गई है, उन सब मैटर के रिगार्डिंग क्या है, ये जो प्रोविज़न है, ये जो एक्ट है, इसका प्रेम्बल ये हमें बताता है कि ये एक्ट कंप्लीटली क्या करता है, इससे डील करता है, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है। अगर नेक्स्ट हम पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रोविजंस दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर प्रोविज़न देखिए, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, जिसके अंदर क्या क्या है, स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं चिल्ड्रंस और वुमेन के रिगार्डिंग। वहाँ पर भी हमको क्या किया है, एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और क्लॉज ई और एफ ऑफ 39, ई और एफ के अंदर भी क्या किया गया, कुछ सर्टेन प्रोविज़न बताए गए हैं जो क्या स्टेट को फॉलो करने हैं। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है सेक्शन 39, कि इसमें ये कहा गया है कि स्टेट को क्या करना है कि हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ, अगर कोई वर्कर्स की जो मेड वुमेन और चिल्ड्रन की है, उनकी स्ट्रेंथ है, तो उसमें क्या चिल्ड्रन को क्या नहीं अब्यूज़ नहीं करना है, ठीक है, उनको ह्यूमिलेट नहीं करना है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी नेसेसिटी को ध्यान में रखना है। एफ पॉइंट यही बात करता है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है अगेंस्ट मॉरल और मटेरियल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है हेल्दी मैनर में। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 भी हमें यही बात करता है कि जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है और एजुकेशन करवानी है। जो क्या 6 साल से कम के बच्चे, ये स्टेट की ड्यूटी बताता है, पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर फॉल होता है। और 47 भी क्या बात फॉल करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अंदर फॉल करता है। मतलब डीपीएसपी के अंदर जो फॉल कर रहे हैं प्रोविजंस, वो क्या मैंडेटरी नहीं है कि आप पे एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, ठीक है। ये स्टेट को क्या कि एक तरह से कहा गया है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, पर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि हम इसे एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो 47 आर्टिकल यही बोलता है कि हमको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेट को लेवल ऑफ न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना होगा। ये सब क्या है, स्टेट को इंश्योर करना होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये इन्होंने क्या किया था, कन्वेंशन लिख के आए थे, राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जो अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके अंदर क्या स्टैंडर्ड बताए गए थे कि क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, सेट ऑफ स्टैंडर्ड बताए गए थे। ऑल द स्टेट जो इन्वॉल्व थी, किसके रिगार्डिंग, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हित के रिगार्डिंग हम ध्यान पर रखेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, री इनैक्ट कर रहा है। री इनैक्ट मतलब वापस से इनैक्टमेंट ला रहा है, किसका, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 का। 2000 को क्या किया है, वापस से री इनैक्ट किया जा रहा है, मतलब उसको रिपील करके नया लॉ लाया गया है जो है 2015 का। टू मेक
comprehensive provision for children alleged and found to be conflict with law and children in need of care and protection। उनके रिगार्डिंग क्या हुआ है, नए प्रोविजंस लाए गए हैं 2015 के एक्ट के अंदर, जो कंसिडर कर रहा है स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर रहा है, कन्वेंशन के जो कोई राइट्स दिए हैं चाइल्ड राइट ऑफ चाइल्ड के, या यूनाइटेड नेशन में कोई स्टैंडर्ड आपको मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स मेंशन किए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985 का जो एक्ट है ये, ठीक है, उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, इस एक्ट का इनैक्टमेंट किया गया है और 2000 का एक्ट का री इनैक्टमेंट किया गया है 2015 में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ये बात करता है किसके रिगार्डिंग में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। चैप्टर 1 की जो रेंज है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कवर करती है। हम चैप्टर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2050, जिसे हम शॉर्ट में जेजे एक्ट बोलते हैं। ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, कौन सी डेट, जो भी मैंने आपको बताई है 15 जनवरी 2016। इस डेट को क्या हो गया था, ये इन फोर्स में आ गया था। अब इन पर रूल मेकिंग पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट अपॉइंट करते हैं। अब ये बात कर रहा है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the provision of this act, इस एक्ट का जो प्रोविज़न है, जो मैटर किससे कनेक्ट कर रहा है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन से, और जो चाइल्ड क्या है कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, उनके रिगार्डिंग क्या कहा गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है ये किसके रिगार्डिंग कहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के रिगार्डिंग है, और बी सेकंड पॉइंट बात की है जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर के रिगार्डिंग। जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है उनके एप्रीहेंशन के, उनके डिटेंशन के लिए, उनके प्रोसिक्यूशन के लिए पेनल्टी, इम्प्रीजमेंट, रिहैबिटेशन, सोशल रीइंटीग्रेशन, इनकी रिगार्डिंग क्या की गई है, प्रोविज़न बताए गए हैं। और क्या क्या है, प्रोसीजर और डिसीजन और ऑर्डर रिलेटिंग टू रिहैबिटेशन, अडॉप्शन, रीइंटीग्रेशन एंड रिस्टोरेशन, जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर है और प्रोटेक्शन है, उनके रिगार्डिंग क्या क्या है, प्रोविज़न दिया गया है। तो ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ, अगर वो किसी और लॉ में भी लिखा हुआ हो, द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू मैटर कंसर्न, जो ये इस लॉ के अंदर जो प्रोविज़न बताए गए हैं वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो कई और लॉ में किसी और लॉ के अंदर कुछ भी लिखा हो, पर जो बात की गई है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, वो क्या होगा, इस पे एप्लीकेबल होगा और कहीं पर भी नहीं। मतलब और किसी लॉ के जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होके जो यहाँ पर जेजे एक्ट में लिखे हुए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब सेक्शन सेकंड हमारी बात करते हैं डेफिनेशन के रिगार्डिंग। डेफिनेशन, इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन है, टोटल 61 डेफिनेशन को कवर करता है सेक्शन 2। तो फर्स्ट डेफिनेशन बात करता है, हाँ देखिए, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। फर्स्ट बात करता है अबेंडेंट चाइल्ड। अबेंडेंट चाइल्ड मतलब क्या होता है कि जिसके माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, ठीक है, या छोड़ने का रीज़न ये हो सकता है वो कैपेबल नहीं है कि उनका पालन पोषण कर सके बच्चे का, तो क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं। सिर्फ छोड़ने से वो बच्चा अबेंडेंट चाइल्ड नहीं कहलाएगा। उसके लिए क्या लिखा है यहाँ, मीन्स अ चाइल्ड डिसस्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड पेरेंट, किनके द्वारा वो अलग हो चुका है, बाय उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा या उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स के द्वारा या उनके गार्जियन के द्वारा, हु हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, क्या हुआ है, कमेटी के बाद, आफ्टर इंक्वायरी, जब कमेटी इंक्वायरी करता है उसके बाद कमेटी क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, तब वो पर्सन, बच्चा, वो जब चिल्ड्रन है वो बच्चा तब क्या कहलाता है, अबेंडेंट। उससे पहले वो अबेंडेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल नहीं करता है। अगर ये लिखा जाए कि जो एक बच्चा है वो क्या हो गया है, अपने उसके माता पिता ने उसको, बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको क्या किया, छोड़ दिया, तो छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हम उसको अबेंडेंट चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर डालते नहीं, जब तक कि क्या कमेटी इंक्वायरी नहीं कर लेती, इंक्वायरी करने के बाद उसे डिक्लेयर नहीं कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता खुद कमेटी के पास जाते हैं कि बच्चे को सौंप देते हैं कि हम कारण ये बता देते हैं कि हम पालन पोषण नहीं कर सकते। अब उन्होंने कारण तो बता दिया कि हम पालन पोषण नहीं कर सकते, पर कमेटी क्या करेगी, पहले इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद वो सेटिस्फाई होती है कि हाँ ये माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या करेगी, उसको डिक्लेयर कर देगी कि ये बच्चा क्या है, अबेंडेंट चाइल्ड है। अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं जो अडॉप्शन के रिगार्डिंग बात की गई है। इसका मतलब है मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच
अडॉप्टेड चाइल्ड इज़ परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। क्या हुआ, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे वो क्या हो जाता है, परमानेंटली हमेशा के लिए क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, और क्या बन जाता है, लॉफुल चाइल्ड बन जाता है अडॉप्टेड पेरेंट्स का। अब अडॉप्टेड पेरेंट्स का बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और है, तो वो उसका क्या बन जाएगा, लॉफुल चाइल्ड बन जाएगा अडॉप्टेड पेरेंट्स का, विथ ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर अटैच टू द बायोलॉजिकल चाइल्ड। जो अगर उस जो अडॉप्टेड चाइल्ड है, उनका क्या, उनका खुद का वो बच्चा होता, तो जैसा वो अपने बच्चे के ऊपर जो राइट्स रखते, जो प्रिविलेज रखते, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते, सेम वही राइट्स और प्रिविलेज क्या अटैच हो जाएगी, किसके साथ, लॉफुल चाइल्ड के साथ, जिससे उन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है अडॉप्शन रेगुलेशन। अडॉप्शन रेगुलेशन का मतलब क्या होगा, जो कि फ्रेम किए गए है किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। अभी जो अथॉरिटी है एंड अथॉरिटी के द्वारा कर दिए, साथ ही साथ में नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके रिगार्डिंग, रेगुलेशंस की, के अडॉप्शन की क्या रेगुलेशन होगी, जो कोई अथॉरिटी फ्रेम कर रही है, रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है, और क्या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे नोटिफाइड कर दिया है। नेक्स्ट जो 4th नंबर की जो हमारी डेफिनेशन थी, सेक्शन था, सॉरी, डेफिनेशन थी, वो थी एडमिनिस्ट्रेटर के रिगार्डिंग, जो कि क्या कर दिया गया है, 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है, उसे ओमिटेड, उसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। ये 2021 के अमेंडमेंट से आया है, इसको ये 2021 के अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 5th नंबर की, वो बात करती है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर मतलब क्या होता है, बाद में ध्यान रखना। अब बाद में क्या ध्यान रखना, कि कोई बच्चा है जो इंस्टीट्यूट के अंदर रह रहा है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर रह रहा है, तो वहाँ पर उसको रहते हुए उसको 18 साल हो गए, ठीक है, या 18 साल कंप्लीट कर लिया उसने, एज जो अपनी है वो 18 साल कंप्लीट कर दी। अब क्या कर रहे हैं, उसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, समाज में उसको भेजा जा रहा है, ताकि वो समाज में रहना सीखे, ठीक है। अब उसको वहाँ भेजा जा रहा है, तो वो ये इस इंस्टीट्यूट से तो दूर जा रहा है ना, तो इंस्टीट्यूट से दूर निकल रहा है, तो अब उसका वहाँ जो समाज में वो जा रहा है, वहाँ पर उसका देखभाल के लिए क्या किया जाता है, आफ्टर केयर को वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ लिखा है आफ्टर केयर मीन्स मेकिंग प्रोविज़न ऑफ सपोर्ट, क्या किया जा रहा है, वहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये सपोर्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है, टू पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। उसने 18 साल की एज तो कंप्लीट कर ली है, पर उसने अभी तक 21 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। अभी वो क्या चला है, उसने वो अभी आया है कि 18 साल का हुआ ही है, तो है भी वो एक तरह से बच्चा ही माना जाएगा, क्योंकि इतनी उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी कि सोसाइटी में वो डील कर सके, और उसने अभी तक 21 साल की एज भी अपनी कंप्लीट नहीं की है। एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट उसकी केयर की रिगार्डिंग उसने ज्वाइन की थी, वो उसने क्या कर दी, लेफ्ट कर दी है। अब वो कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है खुद को, मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में वो आने के लिए। और 6th डेफिनेशन बात करती है ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। अब फॉरेन की भी कोई एजेंसी होगी जो क्या करेगी, अडॉप्शन के रिगार्डिंग कार्य करेगी, तो उसके लिए क्या कोई ऑथराइज्ड तो एजेंसी होगी, तो उसकी रिगार्डिंग बात करिए। सेक्शन 6 डेफिनेशन 6 जो पॉइंट है वो बात करता है मीन्स फॉरेन सोशल और चिल्ड्रन वेलफेयर एजेंसी। कौन सी हो गई, फॉरेन सोशल की हो गई है या चिल्ड्रन वेलफेयर एजेंसी दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये काफ़ी बार नाम पूछा जाता है, किसके द्वारा ऑथराइज की गई, तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा क्या की गई है, उसे ऑथराइज्ड किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर सेंट्रल अथॉरिटी। किसकी रिकमेंडेशन के लिए, उस कंट्री की, क्योंकि हम फॉरेन की बात कर रहे हैं ना, उस कंट्री मतलब दैट कंट्री, उस कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, उसे क्या करते हैं, डिक्लेयर कर दिया गया है स्पॉन्सरिंग द एप्लीकेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन। किनके, अगर कोई नॉन सिटीज़न है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नहीं रह रहा है, ठीक है, या ओवरसी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जाके वो इंडियन सिटीज़न है वो है, और द पेरेंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहाँ का है, इसका ओरिजिन इंडिया का है, और फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, कहाँ के, फॉरेन के, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फॉर द अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया, वो कहाँ से अडॉप्शन कर रहे हैं, इंडिया से। अब ये एक्ट क्यों पढ़ रही है, हमारा इंडिया का एक्ट है, तो हमारे इंडिया से ही कोई अडॉप्शन कर रहा है, उसके रिगार्डिंग बताइए कि कौन सी एजेंसी है। अगर कोई इंडिया से बच्चा को अडॉप्ट करना चाहता है,
ठीक है। तो उसके लिए एक तो एजेंसी कौन सी होगी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा क्या की गई है, रिकमेंडेशन की है, किनके द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा और वहाँ की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, वो क्या कहलाई जाएगी, ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी कहलाई जाएगी। 7 पॉइंट बात करता है अथॉरिटी मीन्स द सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी। यहाँ पर अभी हमने 6 पॉइंट में भी यही बात की थी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। वहीं पर यहाँ पर भी यही बात करें कि अथॉरिटी का मतलब क्या माना जाएगा। तो 7 के अंदर भी यही बोला गया है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी क्या जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है कौन से सेक्शन 68 के अंदर, उसे हम क्या मानेंगे, अथॉरिटी मानेंगे। अब जो 8th पॉइंट बात की है बेगिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इसका बोल रहा है सॉलिसिटिंग कर रहा है, रिसीव कर रहा है आर्म्स इन पब्लिक। ठीक है, आप वो क्या कर रहा है, लोग से मतलब क्या मांग कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, क्या मांग कर रहा है, भीख मांग रहा है या प्राप्त कर रहा है पब्लिक प्लेस में और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रीमाइसेस, या किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस में वो जाके पर्पस फॉर सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म क्या कर रहा है, या तो मांग कर रहा है या वहाँ से रिसीव कर रहा है अंडर एनी, भले वो उनका क्या भी मतलब क्या हो, पर्पस हो। ठीक है, मतलब कहीं भी मैं किसी भी बहाने वो क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, भीख की मांग कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है, मांग करना या प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विथ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और मतलब ये पॉइंट जो बात कर रहा है एनी सॉर बॉन्डर इंजरी, मतलब आप क्या कर रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि वो पर्सन क्या कर रहा है जो भीख की मांग कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है किसी ऐसे अपनी मतलब जैसे किस काफ़ी जनों के हम देखते हैं रोड पे कि काफ़ी जनों की क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनका मतलब शरीर पे या तो कोई बीमारी होती है या कोई चोट लग जाती है, इंजरी होती है, डिसीज़ होता है, कुछ भी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोगों की चोट लग जाती है तो वो हाथ पैरों में पट्टी बांधते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, उससे अपना ऑब्जेक्ट बना के या तो उसके खुद के, या क्या करते हैं वो छोटे बच्चों को लेके चलते हैं अपनी गोद में, ताकि क्या हो उससे हम ऐसा इमोशनल होके हम उनको पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो वो रीज़न हो सकता है, या यहाँ किसी अदर पर्सन के साथ साथ एनिमल को भी इंक्लूड किया, या तो किसी एनिमल को अपने साथ ले जाते हैं, उसके नाम पे डोनेशन ले लेते हैं या उसके नाम पे ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिससे हमें ऐसा इमोशनली हम ये हो जाते हैं कि हम पैसे देने लग जाते हैं। तो ये सब कैटेगरी किस में इंक्लूड कर दी गई है, बेगिंग में इंक्लूड की गई है। अब जो 9th डेफिनेशन बात की है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होगा, मीन्स द बेस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड। किससे कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बच्चे का हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक नीड राइट्स एंड नीड्स। उसके बेसिक राइट्स क्या है, उसके नीड्स है, उसको क्या क्या किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हर तरह से उस बच्चे का क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे उसके राइट्स हो, उसके नीड्स हो, उसकी आइडेंटिटी हो जाए, उसके फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी हो, तो उनसे सबको क्या किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। 10th डेफिनेशन बात की जा रही है बोर्ड के रिगार्डिंग, मीन्स द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कौन है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 4 के अंदर। बोर्ड क्या किस लिए होता है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं ना, उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, बोर्ड। और कमिटी वर्ड यूज़ किया जाता है जो चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उनके लिए। अब 11 पॉइंट बात कर रहा है सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी क्या होगी, मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो क्या कही गई है, रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है, कन्वेंशन के द्वारा ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, ये 1993 के द्वारा, उसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रल अथॉरिटी कहा जाएगा। ठीक है, हैंग कन्वेंशन हो गई है और साथ में कोऑपरेशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन, ये दो चीज़ें कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी बोला जाए तो किसे बोलेंगे, हैंग कन्वेंशन और कोऑपरेशन ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। अब चाइल्ड का मतलब क्या होगा, जिसने अपनी एज कंप्लीट नहीं की है 18 साल की, वो हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो जे एक्ट है वो कितने साल के बच्चों पे लगता है, बिलो 18 ईयर्स तो है, ठीक है, बिलो 18 ईयर्स मैं मानती हूँ कि छोटे माइनर के लिए हम बोलते हैं कि बिलो 18 ईयर, पर अगर हमें ध्यान से देखिए जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी के अंदर सेक्शन 82 और 83 है, ठीक है,
वहाँ पर जो चाइल्ड के बारे में बात की है कि जो 7 साल से कम के हैं, उसने अगर कोई ऑफेंस किया तो माना जाएगा कोई ऑफेंस नहीं, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती है, ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, भगवान का रूप होता है बच्चा, छोटा बच्चा, तो उसने कोई अपराध नहीं किया 7 साल के छोटे बच्चे ने। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो जे एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? 7 साल से छोटे बच्चों को तो एक तरह से एग्जाम कर दिया गया है, तो जे एक्ट अप्लाई होता है 7 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रंस पर। ठीक है, ये जो एज ग्रुप है, इन एज ग्रुप पे क्या होता है, अप्लाई होता है। अब जो जीरो मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी हो गया 1 साल का, वो तो कुछ बोलना भी नहीं आया जिसे, तो उन पे तो कोई होगा नहीं ना, तो 7 साल तक के तो एग्जाम कर दिए हैं। तो 7 साल से ज़्यादा के बच्चे से लेके 18 साल से कम तक के बच्चों की जो रेंज है उसे किस में कवर की गई है, जे एक्ट के अंदर कवर किया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 नंबर की डेफिनेशन। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मीन्स द चाइल्ड हु एलिज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड एन ऑफेंस। जो क्या क्या है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाई गई है और या वो फाउंड होता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, एंड हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर ऑफ हिज एज, उसने अपनी एज क्या नहीं कंप्लीट, उसने 18 साल का छोटे का है, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जब उसने जो अपराध किया उस अपराध के टाइम पे उसकी एज क्या थी। अगर वो अपराध कर रहा है उस टाइम उसकी एज 18 साल से कम है, तो उसको माना जाएगा कि भाई वो 18 साल से कम का है। यूँ तो नहीं माना जाएगा कि ऑफेंस कर रहा था उस टाइम उसकी एज 18 से ज़्यादा थी, तो 18 से ज़्यादा तो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ठीक है, या तो उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और या वो फाउंड होता है ऑफेंस करते हुए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार प्री और मेंस में पूछी गई है आरजेएस के। 14 बात करता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब कौन कौन से चाइल्ड है जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के होंगे, काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है पर इंपॉर्टेंट है। जो कि क्या है, हु इज़ फाउंड विदाउट एनी होम और शेल्टर प्लेस, जो कि एक तरह से क्या है, जिनके पास कोई घर नहीं है, ठीक है, शेल्टर प्लेस नहीं है, विदाउट एनी ऑब्स्टेंशनेबल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, किसी उनके पास किसी और कोई तरीका नहीं है, तो मतलब एक निवास करने का कोई साधन नहीं है, सॉरी, ठीक है, निवास करने का कोई साधन नहीं है, अपना जीवन निर्वाह करने का कोई साधन नहीं है, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, उनको नीड ऑफ केयर वाले चाइल्ड कहलाए जाएंगे। सेकंड बात करता है हु इज़ फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। अब ये प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, ये वर्ड यूज़ किया गया है 2021 के अमेंडमेंट से, पहले यहाँ पर ये वर्ड ये वर्ड था ही नहीं। ठीक है, तो इसे क्या किया है, इंक्लूड किया गया है 2021 के अमेंडमेंट से। क्या है, जो क्या फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, लेबर लॉ, और फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बैगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट, जो क्या है रोड पे रह रहे हैं, ठीक है, जो ये फाउंड किया जा रहा है, जो भीख मांग रहे हैं, ठीक है, या क्या जिनके जो लेबर फोर्स हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है लेबर फोर्स का, फोर्सली आप उनसे क्या कर रहे हैं, श्रम करवा रहे हैं, परिश्रम करवा रहे हैं, ठीक है, काम करवा रहे हैं, भीख मांगते हुए दिख रहे हैं या सड़क पर रह रहे पाए जा रहे हैं, तो वो सारे बच्चे किस में कहलाए जाएंगे, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है कि जो वो बच्चा है वो किन के साथ रहता है, रिजाइड विद अ पर्सन, और वो पर्सन में क्या हो सकता है, या तो उसके गार्जियन हो सकते हैं चाइल्ड के, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते, एंड सच पर्सन, और जिस पर्सन के साथ वो रह रहा है वो पर्सन क्या है, हैज़ इंजर्ड, एक्सप्लॉइट, अब्यूज्ड, नेगलेक्ट, क्या करता है, वो बच्चे के साथ में इंजर्ड कर रहा है, उस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, उस बच्चे को वॉयलेट कर रहा है एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, जो क्या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, वो वॉयलेट कर रहा है उन सारे लॉज को, और क्या कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, किल कर रहा है, इंजुरी कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, द रीजनेबल लाइकलीहुड टू थ्रेट बिंग कैरी आउट, ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसका जो नेचर ऐसा है कि वो धमका रहा है बच्चे को, ठीक है, उसे क्षति पहुंचा रहा है, शोषण कर रहा है, उस बच्चे का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, उसकी संभावना ये हो जाती है कि ये बच्चे को हानि पहुंचाएगा, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए ना। तो उसके लिए रिगार्डिंग ये बात की है कि अगर वो बच्चा ऐसे लोगों के साथ रहा है तो वो बच्चा भी कहलाया जाएगा कि वो बच्चा किसकी कैटेगरी में आ रहा है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि हैज़ किल्ड, अब्यूज, नेगलेक्ट एंड एक्सप्लॉइट सम अदर चाइल्ड, किसी और बच्चे को कर रहा है, वो जो बच्चा उसके साथ रह रहा है उसको तो ना करके किसी और बच्चे को कर रहा है, भले वो किसी और बच्चे को कह रहा है पर एक तरह से वो क्या हुआ, बच्चे को ही हार्म कर रहा है ना, उस बच्चे को थ्रेट पहुंच रहा है एक तरह से। और द चिल्ड्रन एंड देयर इज़ अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ अ चाइल्ड इन क्वेश्चन बिंग, ऐसा क्वेश्चन आइज हो जाता है, क्या ये उस बच्चे के साथ में अब्यूज़ नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता उस पर्सन, तो ये सब कैटेगरी किस में फॉल हो जाएगी, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर के लिए। नेक्स्ट बताता है कि हु इज़ मेंटली इल,
जो इंसान मेंटली इल है वो बच्चे का क्या ध्यान रख पाएगा, और बच्चा उसके पास रह रहा है मेंटली इल है, फिजिकली चैलेंज है, या सफ़र कर रहा है किसी ऐसी डिसीज़ का जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हैविंग नो वन टू सपोर्ट लुक आफ्टर, ठीक है, जो कि सपोर्ट के लिए नहीं है, उसका ध्यान रखने के लिए, और हैविंग पेरेंट्स गार्जियन अनफिट है, ठीक है, टू टेक केयर, जो इफ़ फाउंड बाय द बोर्ड और कमेटी, भले वो बोर्ड द्वारा या कमेटी के द्वारा फाउंड किया जाता है कि ये इनकैपेबल है कि बच्चे का ध्यान रखे, ठीक है, तो वो बच्चा किस में कहलाया जाएगा, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट भी बात ये करता है कि हु हैज़ पेरेंट्स और गार्जियन एंड सच पेरेंट्स एंड गार्जियन इज़ फाउंड टू बी अनफिट। अगर वो बच्चे के पेरेंट्स है, गार्जियन है, और वो क्या कहलाया जा रहा है, अनफिट कहलाया जा रहा है, इनकैपेसिटेट कहलाया जा रहा है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, कमेटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा, टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, कि आप बच्चे का सेफ्टी नहीं रख सकते, उसके वेलबींग का ध्यान नहीं रख सकते, तो आप क्या है, अनफिट है। जो ये फिफ्थ पॉइंट है इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है बाय द 2021 अमेंडमेंट, ठीक है। इस अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि हु डज नॉट हैव पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स नहीं है, हु डज नॉट हैव पेरेंट एंड नो वन इज़ विलिंग टू टेक केयर, और कोई और अपनी इच्छा से उस बच्चे का ध्यान रखना नहीं चाहता है, ठीक है, एंड हु इज़ अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड, जो बच्चा क्या है, अबेंडेंड हो चुका है या सरेंडर कर दिया गया है उस बच्चे को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाया जाएगा किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। अब ये जो वर्ड है, नो वन इज़ विलिंग टू केयर ऑफ, और हु इज़ अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड, ठीक है, उससे पहले ये जो वर्ड लिखा है प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये वर्ड क्या किया गया है, ये ऐड किया गया है, ये जो लाइन है प्रोटेक्टेड और हु इज़, इस लाइन को क्या किया गया है, 2021 की अमेंडमेंट से एक्ट ऐड किया गया है। ये लाइन पहले नहीं थी, ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स को 2021 के अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और है, हु इज़ मिसिंग और रन अवे चाइल्ड। अगर जो बच्चा गुमशुदा हो गया है या भाग गया अपना घर छोड़ के, ठीक है, या कहीं से भागा है, और उस पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड, और उसके पेरेंट्स अभी तक मिल नहीं रहे, आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी की गई पर उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे, तो भी वो बच्चा क्या कहलाया जाएगा, नीड ऑफ केयर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हु हैज़ बीन और इज़ बीइंग और लाइकली टू बी अब्यूज, टॉर्चर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ और इलीगल एक्ट, किसी इलीगल काम के लिए या सेक्शुअल अब्यूज़ के लिए उस बच्चे को क्या क्या अब्यूज़ किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस बच्चे को, तो वो बच्चा भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, द चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये अमेंडमेंट नेक्स्ट है हु इज़ फाउंड वनरेबल, ठीक है, हैज़ बीन और इज़ बीइंग लाइकली, ठीक है, ये वर्ड भी 2021 के अमेंडमेंट से इसको लाइन को ऐड किया गया है। इंट्यूस इनटू ड्रग्स अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, कहाँ मिलता है वो बच्चा, ऐसी दयनीय स्थिति में उस बच्चे को मिल रहा है कि वो क्या है, ड्रग्स अब्यूज़ की या ट्रैफिकिंग में मिल रहा है, तो वो बच्चा भी इस कैटेगरी में आ जाएगा, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की। और हुज इज़ और लाइकली टू बी अब्यूज फॉर अनकॉन्सेशनेबल गेन, किसी ऐसे जो क्या मतलब ऐसा कोई गेन, ठीक है, जो कि अच्छे नहीं है, ठीक है, उस कैटेगरी में क्या बच्चा है, वो बच्चा मिल रहा है, ठीक है, तब उस बच्चे को भी हम क्या कहें, मतलब इसका दुरुपयोग करके आप क्या लाभ उठा रहे हो, तभी वो बच्चा नीड ऑफ केयर में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हु इज़ विक्टिम, जो बच्चा क्या है, विक्टिम है, हु इज़ विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या सिविल अनरेस्ट हुआ था या नेचुरल कैलामिटी हुई थी, उसकी वजह से भी अगर कोई बच्चा क्या हो जाता है, विक्टिम हो जाता है, बनता है, क्योंकि अब नेचुरल कैलामिटी हमारे हाथ में नहीं है ना, तो उसकी वजह से भी कोई बेघर हो जाते हैं बच्चे, काफ़ी सारे अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, विक्टिम कहलाया जाएगा, तो उसको भी नीड ऑफ केयर की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट बात करता है हु इज़ ए इमिनेंट रिस्क, ऐसे रिस्क में है कि उसकी शादी करवा दी जाएगी और उसने अपनी एज जो है शादी की वो अटेंड नहीं हुई, मतलब अभी तक वो मैच्योर नहीं हुई उस एज की, मीन्स लड़की है या लड़का है, ठीक है, हु इज़ द इमीडिएट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज एंड हुज पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, गार्जियन और एनी अदर पर्सन आर लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलिमिनेशन ऑफ सच मैरिज, कि वो शादी करवाना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है ये सारे पेरेंट्स हो गए या फैमिली मेम्बर हो गए, गार्जियन हो गए, तो वो बच्चा क्या है, इमीडिएट रिस्क में, अगर उसकी शादी करवा दी गई
तो क्या कहलाएगा, मैरिड। हाँ, एक और बात है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है ना, वो क्या इलीगल होती है या वॉइड होती है। अभी कितने सारे जनों की चाइल्ड मैरिज हो गई है, तो क्या सारी की सारी इलीगल हो जाएगी क्या, कि मतलब आप छोटेपन में मेरी शादी हुई थी तो मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था, तो मेरी शादी तो शादी नहीं हुई, तो वो इलीगल होगी। नो, चाइल्ड मैरिज इज़ नॉट अ लीगल मैरिज, इट्स अ क्या है, ये इलीगल मैरिज नहीं है, ये वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज कह सकते हैं। आप चाहे तो उसको वॉइड करवा सकते हैं, ठीक है, कोर्ट के थ्रू जाके आप उसको वॉइड करवा दीजिए, कि अगर आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज, तो वो आपकी लीगल ही मैरिज कहलाई जाएगी, ठीक है। इलीगल कोई मैरिज नहीं होती, अगर वो चाइल्ड मैरिज ही क्यों ना हो, तो वो इलीगल मैरिज नहीं कहलाई जाएगी, वो वॉइडेबल कैटेगरी में आएगी। अगर आप बड़े हो रहे हो, जब आपने अपनी एज अटेंड कर ली और आप उसको कंटिन्यू शादी को नहीं रखना चाहते हो, तो वो क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट पे जाके पिटिशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन 15 बात करती है चाइल्ड फ्रेंडली। चाइल्ड फ्रेंडली का मीन्स क्या होता है, मीन्स एनी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, इन्वायरमेंट, ट्रीटमेंट दैट इज़ ए ह्यूमन, जो क्या ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस हो जाना चाहिए, कंडक्ट, प्रैक्टिस होना चाहिए, जो क्या है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखता हुआ हो, तो वो क्या किया जाएगा, चाइल्ड फ्रेंडली होगा। नेक्स्ट जो बात करती है चाइल्ड लीगल फॉर अडॉप्शन। अब कौन से चाइल्ड है जो लीगली फ्री है फॉर अडॉप्शन, मीन्स अ चाइल्ड डिक्लेयर बाय सच कमिटी, जो कमेटी के द्वारा आफ्टर इंक्वायरी, जो सेक्शन 38 के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये चाइल्ड लीगली फ्री है, किसके द्वारा, किसके लिए, अडॉप्शन के लिए। 17 डेफिनेशन बात करती है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होगा, मीन्स द ऑफिसर जो अटैच टू क्या होगा, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। ये 2021 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया। इससे पहले यहाँ लिखा था चिल्ड्रन होम, तो चिल्ड्रन होम को रिमूव करके चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को ऐड किया है इस वर्ड को, कि जो पर्सन क्या होगा, ऑफिसर जो होगा अटैच होगा किस में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट से, फॉर कैरिंग आउट द डायरेक्शन गिवन बाय द कमिटी, ठीक है, और एज द केस में बी द बोर्ड, या वो कमेटी के द्वारा या बोर्ड के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया हुआ है, विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी एज में भी प्रिस्क्राइब, किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके द्वारा, ठीक है। तो अटैच किसका होगा, अब जो वर्ड आ गया, अब वो वर्ड है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कौन होंगे, मीन्स द ऑफिसर डेजिग्नेटेड सच एज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 107। जो सेक्शन 107 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर जो ऑफिसर डिफाइन किए गए हैं, डेजिग्नेट किए गए हैं, वो ऑफिसर कहलाएंगे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अब चिल्ड्रन होम, इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछी जाती है। चिल्ड्रन होम क्या होगा, चिल्ड्रन होम मीन्स चिल्ड्रन होम इस्टेब्लिश किया गया है या मेंटेन किया गया है जो हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश या मेंटेन किया गया है, आइदर बाय इटसेल्फ, या तो उनके खुद के द्वारा उन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया हुआ है या मेंटेन किया है, और थ्रू अ वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो NGOs होती है ना, NGOs, ठीक है, उनके द्वारा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या वॉलंटरी खुद करते हैं कोई तब, या गवर्नमेंट अपने आप करती है इटसेल्फ, तो और वो क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। सिर्फ आप करने से नहीं होता है कि आपने कोई होम ओपन कर दिया, उसको आपने नाम लिख दिया चिल्ड्रन होम, नहीं, आप क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे किसके अंदर, सेक्शन 15 के अंदर, तब आपके उस एरिया, ठीक है, उस इस्टेब्लिशमेंट को क्या कहलाया जाएगा, चिल्ड्रन होम कहलाया जाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है चिल्ड्रन कोर्ट की, मीन्स अ कोर्ट जो क्या क्या इस्टेब्लिश किया गया अंडर द कमीशन ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रंस राइट्स, ठीक है, पॉक्सो के द्वारा किया गया है, या स्पेशल कोर्ट के द्वारा क्या है, स्पेशल कोर्ट कौन है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो, ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन कमीशन के 2005 के द्वारा, हुएवर एग्जिस्टिंग और वेदर सच कोर्ट्स हैव नॉट बीन डेजिग्नेटेड। अगर कोई स्पेसिफिक कोई कोर्ट डेजिग्नेट नहीं किया गया है तो कौन माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, जिनके पास जुरिडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, वो कोर्ट क्या मानी जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन को माना जाएगा चिल्ड्रन कोर्ट। नेक्स्ट, अगर देखो जहाँ पर क्या है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, पॉक्सो कोर्ट है बना हुआ है, स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, या कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के थ्रू कोई स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, तो वहाँ पर वही कोर्ट कहलाई जाएगी चिल्ड्रन कोर्ट। अगर कहीं पर एग्जिस्टिंग नहीं है तो वहाँ पर सेशन कोर्ट को हम चिल्ड्रन कोर्ट मानेंगे, जो क्या है उनके पास जुरिडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने की। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बात करती है
चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मीन्स अ चिल्ड्रन होम। ये क्या है, एक तरह से चिल्ड्रन होम है, ओपन शेल्टर है, ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, एंड अ फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज अंडर दिस एक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर नीड ऑफ सच सर्विसेज। जो बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, उनके लिए क्या किया गया है, चिल्ड्रन होम बनाया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ गई, इंस्टीट्यूट्स के अंदर चिल्ड्रन होम भी आ गया, शेल्टर, ओपन शेल्टर भी आ गया, ऑब्जर्वेशन होम भी आ गया, स्पेशल होम भी आ गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी भी। ये सारी चीज़ें किसके अंदर फॉल कर रही है, चिल्ड्रन केयर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कमिटी के बारे में, कमिटी मीन्स द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जो कि इंस्टीट्यूट है सेक्शन 27 के अंदर। नेक्स्ट कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होगा, मीन्स सिविल कोर्ट which has the jurisdiction in the matter of adoption, guardianship and may include the district court, family court and city civil court। सिविल कोर्ट हम यहाँ पर जो कोर्ट की डेफिनेशन मानेंगे, जे एक्ट के अंदर जो कोर्ट का मीनिंग होगा, जो डेफिनेशन होगी, उसके अंदर कौन फॉल करेगी, सिविल कोर्ट फॉल करेगी, जिनके पास जुडिक्शन होगा अडॉप्शन के रिगार्डिंग या गार्जियनशिप के रिगार्डिंग पे, ठीक है। बट यहाँ पर किसको और इंक्लूड किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी इंक्लूड किया है, फैमिली कोर्ट को भी इंक्लूड किया है और सिटी सिविल कोर्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बताता है शारीरिक दंड। जो बच्चे बहुत शैतान होते हैं, डिसिप्लिन पे उनको लाया जाता है, तो उनको थोड़ा बहुत उनकी कुटाई भी की जाती है, मारपीट भी, उनके साथ थोड़ा मारपीट होता है ताकि उनको डिसिप्लिन किया जाए। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, मीन्स subjecting to such child by any person to physical punishment से that involve the deliberated infliction of pain, ताकि उसे उस दर्द से ये पता चले कि भाई मुझे आगे ऐसा ऑफेंस नहीं करना है, रिब्यूटेड फॉर द ऑफेंस और फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड। आप उसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए रिफॉर्म वापस, ठीक है, ताकि आप उसको थोड़ा पेन दे रहे हो, ताकि वो क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो शारीरिक आप उसको सुधारने के लिए कर रहे हो, जानबूझ के उसको क्या कह रहे हो, थोड़ी पीड़ा दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा दर्द दे रहे हो, ताकि वो वापस ये ऑफेंस ना करें। नेक्स्ट चिल्ड्रन लाइन सर्विसेज क्या होता है, जैसे चाइल्ड लाइन सर्विसेज मीन्स 24 आवर इमरजेंसी आउटरीच सर्विस फॉर द चिल्ड्रन इन, ऐसे जो जगह है जहाँ पर इमरजेंसी या लॉन्ग टर्म केयर एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जो 24 आवर की इमरजेंसी में क्या होता है, काम करी जाती है, जो सर्विसेज अवेलेबल होती है, वो चाइल्ड लाइन सर्विसेज कहलाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 26 के लिए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मीन्स अ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फॉर डिस्ट्रिक्ट, किसके, डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर सेक्शन 106। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसे इस्टेब्लिश किया है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को, और 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, विच शेल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किनके द्वारा फंक्शन किया जाएगा, किनके सुपरविजन के अंदर, डीएम के सुपरविजन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अंदर, जो टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड अदर चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या इंश्योर क्या करेंगे कि हाँ ये एक्ट आप अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, या कोई अदर प्रोटेक्शन जो मेजर्स है उनके रिगार्डिंग भी क्या करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होने चाहिए, क्या करेंगे, डीएम उस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 26 कैपिटल ए, ये ऐड की गई है 2021 में, ये पहले नहीं थी। तो 26 कैपिटल ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंक्लूड कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर कौन इंक्लूड करता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी क्या होंगे, डीएम कहलाए जाएंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है फिट फैसिलिटी मींस द फैसिलिटी जो क्या है रन की जा रही है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये और रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है रजिस्टर्ड है उनके द्वारा ये फैसिलिटी रन कराई जा रही है। प्रिपेयर टू टेम्पररी ऑन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए क्या किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। एंड सच फैसिलिटी इज़ रिकॉग्नाइज एज अ फिट फॉर द सेट पर्पस, किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज की गई है। और एज द केस में भी बोर्ड या तो कमेटी या बोर्ड के द्वारा, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 51 ऑफ सब सेक्शन 1 के द्वारा उसे कहा गया है फिट फैसिलिटी कहा गया है। नेक्स्ट फिट पर्सन क्या होगा, फिट पर्सन होगा मीन्स एनी पर्सन
प्रिपेयर टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड, जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है चाइल्ड की फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड सच पर्सन इज आइडेंटिफाई आफ्टर इंक्वायरी मेड इन दिस बिहाव एंड रिकॉग्नाइज एज अ फिट। इंक्वायरी करी जाएगी कि पर्सन वो फिट है क्या नहीं है, जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है या नहीं कहता है। हम किसी भी इंसान के पास, किसी भी पर्सन को हम वो बच्चा नहीं दे सकते जब तक कि हम इंक्वायरी नहीं करते कि ये पर्सन सही है, फिट है या नहीं है। एंड रिकॉग्नाइज फिट फॉर द सेट पर्पज, किसके द्वारा, कमेटी या बोर्ड के द्वारा, टू रिसीव और टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, क्या वो बच्चे को ले सकता है या उसका ध्यान रख सकता है। नेक्स्ट, फोस्टर केयर क्या होता है, मीन्स प्लेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय द कमेटी फॉर द अल्टरनेट केयर, किसके लिए, अल्टरनेट केयर के लिए, जिसे क्या किया जा रहा है, उन्हें डोमेस्टिक इन्वायरमेंट दिया है, यानी फैमिली का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। काफ़ी बच्चे जो इंस्टीट्यूट या ऐसे धर्म आश्रम में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनको फैमिली एनवायरनमेंट देने के लिए क्या किया जाता है, ये फोस्टर केयर बनाई गई है, ठीक है, वहाँ पर उनको फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाता है। अदर देन चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली, उनकी जो बायोलॉजिकल फैमिली है वहाँ पर नहीं, ठीक है, कोई दूसरी फैमिली दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड, क्वालिफाइड, अप्रूव्ड एंड सुपरवाइज फॉर द प्रोवाइडिंग सच केयर, जिससे क्या किया गया है, क्वालिफाइड कर दिया, अप्रूव कर दिया गया है बाय कमिटी कि हाँ ये क्या है, फिट है फोस्टर केयर के लिए, जो क्या कर सकती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। मीन्स एक क्या होता है, एक बच्चे को किसी फैमिली में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर सीख सके कि मतलब रिलेशंस क्या होते हैं, इसलिए इन फोस्टर केयर की काफ़ी ज़रूरत होती है। सेक्शन 30 सेक्शन नहीं, डेफिनेशन जो 30 बात कर रही है, वो बात कर रही है फोस्टर फैमिली की क्या है, मीन्स अ फैमिली फाउंड सुटेबल बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, किनके द्वारा सुटेबल फाउंड की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा, टू कीप द चिल्ड्रन इन फोस्टर केयर अंडर सेक्शन 44, कहाँ पर रखा जाएगा, फोस्टर केयर में उस बच्चे को जो क्या पूरी तरह से फैमिली केयर के माना गया है, फोस्टर फैमिली माना गया है, जो सेक्शन 44 के अंदर फॉल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन गार्जियन की है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे की जो रिमेनिंग सेक्शंस डेफिनेशंस हैं उन्हें हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।